संवेग संरक्षण के नियम में तीसरा नियम लगभग 70% है न्यूटन का, और 30% जो है दूसरा नियम है। जब ये दोनों नियम एक साथ कार्य करने लगता है तो उसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको कैसे फिजिक्स में लिखा हुआ है, यदि दो वस्तुएं, फिजिक्स में लिखा क्या हुआ, वही बात लिखा हुआ है अपने भाषा में, फिजिक्स भाषा में। यदि दो वस्तुएं आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं और दोनों के बीच कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा हो तो वस्तुओं के संवेग संरक्षित हो जाते हैं। इस दशा में यदि एक वस्तु से तेज गति लाना चाहते हैं तो यह संभव हो जाता है। एक रॉकेट की उड़ान और समताप मंडल में चलने वाली जेट विमान इसी सिद्धांत पर गति में आते हैं। किसके सिद्धांत पर? क्या नाम है इसका? संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें जो है आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं तो दोनों के जो संवेग होते हैं संरक्षित हो जाते हैं, और इस दशा में एक वस्तु से तेज गति लाना चाहते हैं तो यह संभव हो जाता है। एक रॉकेट की उड़ान, अभी व्याख्यात्मक बता रहे हैं, एक रॉकेट की उड़ान और समताप मंडल में चलने वाली जेट विमान इसी सिद्धांत पर गति में आते हैं। एक रॉकेट की उड़ान में उसके इंजन के चलने से बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें निकलकर नीचे की ओर आती हैं, और रॉकेट से क्रिया प्रतिक्रिया करके रॉकेट को पलायन वेग देकर, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चाल दे करके आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाल देती हैं सैटेलाइट को। तो एक रॉकेट की उड़ान और समताप मंडल में चलने वाली जेट विमान इसी नियम पर कार्य करती। संवेग संरक्षण का अर्थ होता है कि संवेग नष्ट नहीं हुआ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला गया। क्या हो गया? चला गया। हमारे पास 2 पैकेट है, हमारे पास, बोलिए, इसमें 200 रुपया है, इसमें 150 रुपया है, बोलिए, इसमें कितना है? 200, इसमें क्या है? 150। अब 50 रुपया इसमें का निकाल करके इसमें कर दिए तो क्या हो गया? 200। इसमें बताइए, तो रुपयों में कमी हो गई हमारे, तो हमारे पसवे है। यही होता है, 2 गाड़ी लड़ गई है, ट्रक लड़ गया। बच्चा जल्दी भागो यार, तुम ये पढ़ाने वढ़ाने में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये जो है 2 गाड़ी लड़ गई, ट्रक लड़ गया, एक छोटा रिक्शा वाला लड़ गया। अरे भाई, ट्रक रिक्शा का माने वो तो धूस हो जाएगा, तो छोटा और अरे कार और ले लीजिए, कार ले लीजिए। लड़ गया दोनों ने, थोड़ा अपनी भाषा में हम समझा दे तुमको ना। संवेग संरक्षण कुल किताबिया से पढ़ोगे तो बड़ा खतरा है उसमें। जो मजे का जानता है वो तो जान जाएगा, आज के कमी है ना उनको पढ़ने पर भी समझ में नहीं आएगा। कमी है आपके अंदर तो कमी है तो नहीं आएगा, और जब कमी नहीं रहेगी तभी वो फिजिक्स समझ में आएगा, और यहाँ कमियों रहेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, हाँ, तो वही हम समझा रहे हैं। ट्रक लड़ गया, कार लड़ गया। हाँ, बोलिए, ट्रक चला गया। जब ट्रक लड़ेगा, कार लड़ेगा, तो कार कितना पीछे जाएगी? मान लीजिए 30 मीटर चली गई पीछे, और ट्रक को धक्का लगा तो वो तो कुछ प्रभावित हुआ। मान लीजिए 10 मीटर पीछे हो गया लड़ने से। ठीक, तो 10 मीटर जहां लड़ी उससे पीछे आ गया कितना? ट्रक। और कितना चला गया? 30। तो जो 30 गया ना, समझ रहे बेटा, बात समझ में आ रही है? तो इसका जो 10 है वो 10 उसमें प्लस हो गया है। कुल मिला के जितनी दूरियां उनकी होगी 40 होगी ना।
तो जो उसका ज्यादा हुआ ये ट्रकवे में का चला गया, उसमें ट्रकवा भारी था ना और हल्की थी, क्रिया प्रतिक्रिया हुई तो दूर से भाग गई तेज। यही है संवेग संरक्षण का नियम। इसमें एक जगह से जा एक को दबा के या वही संवेगवा दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसको फार्मूला में इस तरह कहते हैं, यम1 v1 बराबर यम2 v2। क्या कहते हैं? यम1 v1 बराबर यम2 v2। यही समझ रहे हो ना बेटा? हाँ, यही कहा जाता है। इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। और रॉकेट की उड़ान जो होती है संवेग संरक्षण के नियम पर होती है। तो मैं P बराबर mv होता है। बोलिए, रॉकेट का इंजन जब चलता है तो उसका द्रव्यमान कम होता है, और द्रव्यमान कम होता है तो वेग बढ़ जाएगा। P बराबर mv होता है। तो V बराबर हाँ P भाई m होगा। अब बताइए, द्रव्यमान कम होंगे तो ये वेगवा क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो रॉकेट के इंजन जो बनाए जाते हैं इस तरह से नहीं है बेटा। रॉकेट का इंजन जो होता है जब चलता है तो उसका द्रव्यमान कम होता है, और द्रव्यमान कम होता है तो वेग बढ़ता है, और जब द्रव्यमान कम होता है वेग बढ़ता है तेज से बढ़ने लगता है, और बढ़ करके वे तेजी से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसी तरह से ये रॉकेट जो है पटाखा छोड़ते हो ना बेटा, रॉकेट एकदम वही चीज है। ये है वो भी रॉकेट, वही पर बना है, उसी पर वो कोई दूसरी चीज नहीं है। रॉकेट देख छोड़े हो कभी? उसमें यही सिस्टम है। अब एक बात जान लो, बर्नौली का सिद्धांत अगवा बता देंगे, पढ़ा देंगे। ये जितना वायुयान चलती है, जहाँ हवा है यहाँ बर्नौली का सिद्धांत चलता है। तो हेलीकॉप्टर हो चाहे वायुयान हो, ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन जब आपको वायुमंडल की दशा को छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो बस आज तक गवर्नमेंट द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, किसी की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, सबको सभी लोग यही इंजन बनाए हैं इन्हीं का। कौन? संवेग संरक्षण के नियम पर। आपको चंद्रमा पर जाना है तो संवेग संरक्षण के नियम पर ही वो यान जाएगी, वही इंजन लगेगा उसमें, जाएगी और वही आएगी। समझ रहे हैं आप? वायुयान से आप बहुत करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, हैं? तो क्षोभ मंडल कितना है यहां से? यहां से कितना दूर क्षोभ मंडल है? हाँ हाँ, अच्छा, कितना लिखा है हम लोग क्षोभ मंडल में? कि 12 से 14 तुमको लिखा दिया है। हाँ, अब बढ़ने लगे। देखिए, एक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं वायुदाब कम है, कहीं अधिक है। हाँ, ध्रुवों पर दबाव अधिक है, यहाँ भूमध्य रेखा की ओर कम है। लेकिन एवरेज में बताया जाता है कि लगभग 18 से लेकर 25 किलोमीटर तक के रेशियो तक जमीन से लेकर क्षोभ मंडल है। 18 किलोमीटर, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। 18 से नीचे नहीं रहता बेटा, ऊपर तक जाएगा लेकिन उसे नीचे नहीं आएगा। ठीक है। अब 18 ही से शुरू हो जाएगा समताप मंडल। हाँ वही कहिए ना। तो देखिए, यहां से जो वायुयान लोग उड़ाते हैं, हवा का दबाव बढ़िया है, तो वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा हवा का दबाव भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि उड़ाते उड़ाते ले जाते हैं। बढ़िया स्पीड लेना है तो 7-8 किलोमीटर तक जाते हैं, 10 किलोमीटर तक वायुयान उड़ाते हैं। उसके बाद ऊपर जब जाते हैं ना, तो हवा का दबाव कम होने लगता है। हवा का दबाव जब कम होने लगता है तो नतीजा ये होता है कि बर्नौली का सिद्धांत काम नहीं करता।
अब बर्नौली का सिद्धांत काम नहीं करेगा तो वो वायुयान गिर के खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसलिए वायुयान की उड़ान जो है आप बहुत से 18 मैंने कुल मिला के 17-18 किलोमीटर तक जाएंगे। उसके बाद जहां आप समताप मंडल में जाने की कोशिश किए आप, बस वायुयान गिर के आपको खत्म हो जाएगी, मर और करके खत्म हो जाएंगे आप। इसलिए समताप मंडल में हमेशा, समताप मंडल में जो जेट विमान चलती है, समझ रहे आप, उसमें यही इंजन लगता है। कौन? संवेग संरक्षण का नियम। यहां से चंद्रमा पर जाना है, किसी ग्रह, किसी दूसरी जगह जाना है, पृथ्वी को छोड़ करके बहुत ऊंचाई तक, तो यही इंजन लगेगा। इसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम। समझ में आ गया? अब कुल समझा दिए। चलिए फार्मूला लिखा दे रहे हैं, इसको बता दिए कि कैसे ही चलती है। एक व्याख्यात्मक हल लीजिए। चलिए लिखिए, लिखिए इसमें न्यूटन का तीसरा और दूसरा नियम, इसमें न्यूटन का तीसरा और दूसरा नियम एक साथ कार्य करता है। इस नियम के अनुसार यदि दो वस्तुएं आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं, दो वस्तुएं आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं और दोनों के बीच कोई भी बाहरी बल कार्य न कर रहा हो, कोई भी बाहरी बल कार्य न कर रहा हो, तो वस्तुओं के संवेग संरक्षित हो जाते हैं। तो वस्तुओं के संवेग संरक्षित हो जाते हैं। इस दशा में यदि एक वस्तु से तेज गति लाना चाहते हैं, एक वस्तु से तेज गति लाना चाहते हैं, तो यह संभव हो जाता है। एक रॉकेट की उड़ान और समताप मंडल में चलने वाली जेट विमान, समताप मंडल में चलने वाली जेट विमान इसी सिद्धांत पर गति में आते हैं। एक रॉकेट की उड़ान में गति में आते हैं। एक रॉकेट की उड़ान में उसके इंजन के चलने से बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें निकलकर पृथ्वी की ओर आती हैं। और जमीन से क्रिया प्रतिक्रिया करके जमीन से क्रिया प्रतिक्रिया करके
रॉकेट को पलायन वेग देकर, रॉकेट को पलायन वेग देकर पलायन वेग कितना है? ब्रैकेट में लिखे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चाल। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड चाल। पलायन वेग देकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाल देती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाल देती हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाल देती हैं। सिद्धांत जो काम करता है लिख दीजिए फार्मूला, m1 v1 बराबर m2 v2। हाँ, और जब क्रिया प्रतिक्रिया हो जाता है तो न्यूटन का कंटिन्यू नियम है ना कि गति अवस्था में आ गई तो वो गति में रहेगा, जब तक ईंधन चलेगा तब तक कंटिन्यू उसका गति रहेगी, ईंधन समाप्त रुक जाएगा। लेकिन सर इसमें जल संधि पर न्यूटन के साथ काम करेगा, जैसे अगर रॉकेट लॉन्च कर तो रॉकेट का भी विशाल होगा, ये चांपर आपने किया रॉकेट का, इसमें क्या करेंगे जो फ्रेश परिवर्तन करेंगे उसके लिए संधि में क्या संधि में करना पड़ेगा। जैसे जो आवेग होता है वो नहीं, आप नियम को पहले समझिए ना, संवेग। हाँ जैसे ये दिए इसके लिए जो एग्जांपल है, जल किसी नाव से उड़ता हुआ दे या फिर बंदूक से निकली होगी, ये दोनों एग्जांपल इसके लिए संरक्षण के लिए रॉकेट में भी वही है। रॉकेट में कंटिन्यू देखिए, रॉकेट में एक नियम नहीं, वो तो जो आप बताए ना नाव से कूदने वाला है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, और समय के साथ संबंध जोड़ा जाता है तभी संवेग बनता है ना। तो इसमें पहले आपको मैंने बताया है कि इसमें न्यूटन का तीसरा और दूसरा नियम एक साथ लागू होता है। समझ रहे हो बेटा यार? और थोड़ा सोच लेना तब समझ में आ जाएगा। चलिए हाँ, रॉकेट का वेट की बात तो नहीं हो रही है ना इसमें, द्रव्यमान और वेग की बात हो रही है। वेट कहाँ कोई कह रहा है इसमें? लय है। कहाँ होता है? वेट की बात कर रहे हैं। वेट माने होता क्या है? तुमको दुख है इसी तो मैं कह रहा हूँ, तू समझो, समझ नहीं पाते। वेट माने होता क्या है बताओ तो। हाँ तो भार बराबर क्या होता है? तो जी की बात मैं कर रहा हूँ, P बराबर mv की बात कर रहे हैं ना। वो तुम बाद में हमसे बात समझो पहले, वो पहले तुम बात में समझो। नहीं समझ पा रहे हो ना बेटा, तुमको समझाना बड़ा कठिन है, तुमको अकेले समझाया जा सकता है। हाँ, तुम्हारी पूरी बात समझ ले तो अकेले तुमको समझा, कहीं न कहीं आप फाल्ट कर रहे हैं, हम झूठ गलत लिखाएंगे। हाँ तो तब आप नहीं समझ पा रहे हो ना, बस आप ये समझिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ बस, हाँ पहले समझिए ना, उसका पूरा सिस्टम आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब आपकी मैं पूरी बात समझूंगा तभी तो मैं आपका आंसर देंगे। जहाँ गड़बड़ी होती होगी वही को सुधार देंगे, और क्या करेंगे? नियमों बदलने के तुम्हारे करने से। हाँ चलो लिखो। हाँ अगला देखिए, अब हम लोग क्या किए, शुरू में आइए। पहले शुरू में हम लोग क्या किए, किसी वस्तु की गति को समझे, और जब गति को समझने लगे तो क्या आ गया? चाल। इसको समझे दूरी, इसके बाद वेग आ गया, फिर समझे क्या? विस्थापन,
आखिर किसी वस्तु में गति किस तरह की होती है, ये आ गया टाइप। पहले बात समझिए, ये रेगुलर सिस्टम चलता है, टाइप आ गया, टाइप को मैंने समझा, और टाइप को समझने के बाद फिर क्या समझे, आखिर किसी वस्तु में गति का कारण क्या है, तो ये समझे न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा नियम। ठीक, जब इनको समझ लिए तीनों को, तो एक और समस्या आ गई कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां दोनों की बात है। किन की बात? तीसरे और दूसरे नियम की बात। ये एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, तो एक साथ मिल करके जब ये काम करने लगे तो कौन नियम आ गया, दोनों का मिक्सचर, संवेग। ये न्यूटन का नियम नहीं है, ये आधुनिक नियम बाद में वैज्ञानिक बनाए हैं इसको कार्य करने के लिए, किसी चीज से काम लेने के लिए ये बाद में बनाया गया है। तो इसमें तीसरा और चौथा नियम एक साथ किया तो क्या हो गया, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इनसे हम लोग निपट लिए। ठीक, तो एक तरह की जो गति वाली बात थी, यह बात हो गई हमारे साथ समाप्त। ठीक है, और इस यांत्रिकी में एक और शब्द आएगा, उसका नाम है बल। क्या नाम है? हाँ, तो आप बल को अब फिर आप पढ़िए। बल या फोर्स, ये धोखा वाला है। बल या फोर्स, बल या फोर्स, बल या फोर्स, बल पढ़ाएंगे। इसके बाद कुछ मानदंड वाले बल हैं जो परीक्षा में आते हैं, उनसे यहाँ निपटते हैं। और इसके बाद ऊर्जा पढ़ाएंगे, एनर्जी पढ़ा लेते हैं। तो इसमें और कुछ है, उनको पढ़ाते हैं। हाँ, फिजिक्स में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। कैसा आदमी हो भाई तुम? हाँ, केमिस्ट्री का कुछ रूपरेखा आ जाती है, बीच में आ जाएगी, कहीं कहीं तो बता देंगे हम। हमसे शोर ना करो, हम पढ़ा रहे हैं, चुपचाप पढ़ो। ठीक है, ये बताओ, ये चीज यहाँ हम बताएंगे कि हम बताते हैं इस चीज को? ये सब आप जहाँ आपको जरूरत है वहां से ही कुल सूचना ली जाती है ना, फिर हमसे सूचना लेंगे नहीं बेटा, ये गलत पॉइंट है ना। आप ही से जाके अपना संपर्क करिए। तो देखिए, बल क्या है? गति के साथ बल की बात आई है। गति किसी वस्तु का स्थान छोड़ना ही नहीं है, लेकिन बल की बात तो गति के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा निकलती है। ठीक है, तो बल के लिए एक तो बल और एक वस्तु, दोनों को जोड़ करके हम बल की परिभाषा निकालते हैं। कहते हैं कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगने पर इस वस्तु को विस्थापित कर देता है या विस्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, आई देखो बेटा, प्रैक्टिकली ये डस्टर है, इस पर हम बल लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो हम बल लगा रहे हैं, तो बल वह बाह्य कारक है, ये बाहरी कारक है, बाह्य कारक जो किसी वस्तु पर लगने पर इसको विस्थापित कर देता है। एक तो ये हो गया, या विस्थापित करने का प्रयास करता है। बल तो इस पर भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? लगा रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। विस्थापित भले हो या न हो, लेकिन बल तो मैंने लगाया है, तो परिभाषा हमारी थोड़े गायब हो जाएगी। भाई हम तो बल लगाए ना। तो दो तरह से इसकी परिभाषा निकलती है।
बल वह वाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगने पर या तो उसको विस्थापित कर देता है या विस्थापित करने का प्रयास करता है। बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है और यम के यस पद्धति में इस बल का मात्रक क्या होता है? केजी यम प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और यम के यस पद्धति में केजी यम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। डाइन गांव में डाइन से बहुत डरते हैं रात वोत में लोग, हैं? तो डाइन भी एक बल है। लोग कहते हैं कि अरे उस तरह से रात में जाना मत, वहां एक डाइन रहती है। डाइन तो डाइन बल है, वो आपसे अधिक बल है, इसीलिए डर जाते हैं आप। बोलिए, डाइन से डरते हैं कि नहीं? रात में डरते हैं ना। तो बल एक प्रकार का, डाइन एक प्रकार का बल है, ठीक। हाँ, सीजीएस प्रणाली में इसीलिए बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। हे भगवान, हम छोटी छोटी बात नहीं बता सकते। एक किताब लाइए, देखिए। हाँ, बता रहे हैं आपको। अरे यार बेटा पढ़ो, अभी तो तुम 1-2 दिन आए हो क्या? पढ़ो ना अभी लंबा कुछ समय से। हाँ बताएंगे ना। आप पढ़िए बताएंगे। हाँ सो ना, 4 लड़के वो पुराने हैं ना, थोड़ा सा बहुत नजदीकी आ गए हैं ना, तभी हंसते हैं ना। हाँ अच्छा। हाँ तो अभी कुछ पढ़िए, स्टूडेंट बनिए तो तौर तरीका कुल बताया जाएगा। यहाँ तौर तरीका बताने के लिए तो हम लोग हैं ना, आपको आप लोगों को पास करवाने के लिए ही तो हम लोग हैं ना। तो जितना कुल सिस्टम होगा कुल बताया ही जाएगा, लेकिन 1-8 दिन में कुल सब जान जाओगे आप। और तो धीरे धीरे संबंध बनता रहेगा, काम होता रहेगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, अच्छा हो जाएगा फिर। तो देखिए, ये सब देखो बेटा, ऐसा है ना कि कोई मात्रक जो निर्धारित किया गया है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मापने की पहले बहुत इकाइयाँ थी, मनमानी लोग मापते थे। तो कुछ पद्धतियाँ बताई गई। आई हुआ कि इन्हीं पद्धतियों के नियम के अनुसार आप पालन करेंगे। आपको लंबाई नापना होगा, मीटर सेंटीमीटर देखते हैं ना। कोई वेट मापना होगा तो ग्राम किलोग्राम करते हैं, बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। सोनार तोले और ग्रामों का ग्राम में कर लेते हैं, ठीक। ये सब जितनी इकाइयाँ मापने की है, इनको हम मात्रक कहते हैं। और ये मात्रकों को जो है निर्धारित किया गया है कई प्रणाली में है जो है पूरे। अब तो तुम तो थोड़ा सा घुमा दिए हमको दूसरी तरफ। ये एसआई प्रणाली जो है ये लगभग विश्व में सभी मान्य है। हाँ, इनको कुछ लोग मानते हैं, यम के यस पद्धति को, ठीक है। इसको और कम लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन समय उमय को मापने के लिए लगभग सबका सिस्टम एक ही है। हम लोग थोड़ा घंटा कर लेते हैं, मिनट कर लेते हैं, लेकिन समय को मापने के लिए सबसे यूनिट क्या है? छोटी, यहाँ सेकेंड। तो लगभग सेकेंड का इस्तेमाल सब लोग कर लेते हैं। ये भी सेकेंड का, यस का मतलब सेकेंडे होता है, ठीक ना। ये भी सेकेंड कर लेते हैं, ये भी सेकेंड कर लेते हैं, ठीक। आइए अभी एसआई 2072 पे ये भी सेकेंड कर लेते हैं। तो कोई वजन को मापना है, कोई लंबाई मापना है, टाइम मापनी है। तो ये मापने के लिए जो प्रणाली अध्यात्म जो विकसित की गई है फिजिक्स के अनुसार, वही ये सब प्रणाली है। एसआई प्रणाली, यम के यस पद्धति, सीजीएस प्रणाली में कुल नाम दिया गया है, ठीक। विशेष जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। हाँ।
हाँ यह पीएस होता है, थोड़ा बहुत कम यूज करते हैं लोग उसमें, हाँ बहुत कम, ज़्यादा इनका यूज किया जाता है। अब देखिए बल सही पूछिए तो बल असली दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है संपर्क बल, संपर्क बल, और एक होता है असंपर्क बल, असंपर्क बल। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फोर्स ऑफ विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं? ऐसा बल जिसका प्रत्यक्षीकरण होता है, बल उत्पन्न करने वाला कारक प्रत्यक्ष रूप में दिखता है तो उसको संपर्क बल कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे किसी आदमी द्वारा किसी आदमी को खींचकर अपने तरफ कर लेना, जीव द्वारा जीव पर लगाया गया बल, किसी जीव द्वारा निर्जीव वस्तुओं पर लगाया गया बल, किसी निर्जीव वस्तु द्वारा निर्जीव वस्तु पर लगाया गया बल, जैसे किरण द्वारा वस्तु को उठा लेना, ये किसी निकाय द्वारा निकाय पर लगाया गया बल, मानव द्वारा पत्थर को उठाकर फेंकना, ये सब संपर्क बल में आता है। किस में आता है? इसमें बल उत्पन्न करने वाला कारक स्वयं आंखों से दिखता है, इनका प्रत्यक्षीकरण होता है, तो इसको कहते हैं संपर्क बल। ठीक है? और दूसरा होता है असंपर्क बल। समझ रहे हैं? हाँ, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फोर्स ऑफ विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। असंपर्क बल वह संपर्क बल कहलाता है जिसमें बल उत्पन्न करने वाला कारक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है और यह अप्रत्यक्ष बल कहलाता है। समझ रहे हैं? और प्राकृत में जो आधारभूत बल हैं अप्रत्यक्ष का, वो चार ही होते हैं, चार। और संपर्क बल में चार बल, आधारभूत चार बल आते हैं, चार बल। पहला नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, इतना जल्दी समाप्त तो नहीं हो जाएगा ये, ठीक है ना? हाँ, कितना दिन का है चैप्टर को पढ़ाने को? हाँ, एक हफ्ता। जब तक खत्म ना हो जाए, एक हफ्तों से भी ऊपर जाएगा ये। हाँ, लेकिन ज्यादा टाइम यही में लेंगे। और दूसरे में एगो प्रकाश वाला चैप्टर है, उसमें तन लेंगे, और में नहीं लेंगे, और में अपना मोह करने लगेंगे। हाँ भाई देखो, हमको जहाँ रुकना है वहाँ रुकेंगे, जहाँ तेज चलना है वहाँ तेज चलेंगे, जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा काम रहेगा वहाँ देर तक समय लगाएंगे। सभी लोग करते हैं। ज़्यादा काम रहेगा तो क्या करोगे? भाग जाओगे वहाँ से? हाँ, टाइम दोगे ना। तो जहाँ हमारा चैप्टर में ज़्यादा काम रहेगा तो वहाँ ज़्यादा समय देंगे, जहाँ कम काम रहेगा तो कम देंगे, और जहाँ काम नहीं रहेगा तो वहाँ जइबे नहीं करेंगे। वो तो प्रकृति का नियम है, हमारा ही थोड़े नियम है। जहाँ काम नहीं रहे तो बेमतलब का फाफा में झूठी घूमोगे। हाँ, तो बात समझो ना पहले। प्रकृति को आप समझ लीजिए। अगर प्रकृति को समझ लेंगे तो सिलेबसो समझ लेंगे, और सिलेबस समझ लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, तो क्रासो कर टाइम नहीं है। ISPCS हम कुल करके देखे हैं, हम कुल इंटरव्यू कुल दिए हैं। हम अपने विषय में तुमको क्या बताएं? हम कुल इसीलिए तो दावे के साथ कुल बात करते हैं। जब तू सिलेबस है वो के देख के पढ़ा दीजिए तो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे। तब बदवा में कहोगे कि तो सर पढ़ाई तो इनका क्वेश्चन ही नहीं मिला है। हम तो पढ़ा के चले जाएंगे, तू सेटिस्फाई हो जाओगे।
लेकिन बदवा में कहोगे गीता क्वेश्चन नहीं मिला है, आप पढ़ा के चले जाएं और क्वेश्चन लगातार फंसता जाए, कहोगे बड़ा बढ़िया पढ़ाए थे, कहाँ है, खोजबो करोगे हमको, खोजोगे ना। तो ये कुल गलत काम थोड़े किया जाए तुम्हारे कहने से कि जन मन कर तू कहोगे तो वह करेंगे हम अपने हिसाब से चलते हैं बेटा, तभी तो सफल बनाते हैं। तो देखो ये आ गया नाभिकीय बल, ठीक है। एक दूसरा इसमें आता है, ये होता है विद्युत चुंबकीय बल। क्या होता है? हम तुमको पहले बताए थे बेटा कि वो लोग जो पढ़ाते हैं वो चीज मैं आपको नहीं बताता है, समझ रहे हो। आप तो कहते हैं तो हमारी बतिया तुम लोग ध्यान नहीं सुनते, ध्यान से सुनते नहीं ना, नहीं सुनते हो। हाँ, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। एक होता है दुर्बल बल, दुर्बल बल वो कुल हम जानते हैं ना कहाँ कहाँ से आता है, तभी तो तुम्हारा जो पेपरवा है साल करते हैं हम तुम्हारा पेपरवा साल किए थे ना दोनों, तो हम जानते हैं कहाँ कहाँ से आता है, तभी ना साल किए। और नहीं जानेंगे कहाँ कहाँ से आता है तो साल हो पाएगा किसी से? तो वही बात समझो ना, हम जानते हैं ना कहाँ कहाँ से आता है। वो कमो जो तू किए हो हम तो दिए हैं, हमको नहीं थोड़े है कि पढ़ा करके प्रोफेसर हो गए, हमसे कोई और मतलब नहीं, खाली पढ़े हैं। जिसमें तुम बैठे हो उसमें मैं कई बार इंटरव्यू दिया हूँ, इसीलिए तुम लोग को डांटते फटकारते हैं। हाँ, ये मत समझो कि सर बीएससी एमएससी पीएचडी करके पढ़ा रहे हैं खाली। हम तुम्हारा इंटरव्यू, तुम्हारा कमो हम किए हैं, हम IAS परीक्षा दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, हम इंटरव्यू जानते हैं कैसे होता है। हाँ, तब क्या है। हाँ, एक है नाभिकीय बल, ये है विद्युत चुंबकीय बल। हम केवल पढ़ के पढ़ाई नहीं रहे हैं, पढ़ के पढ़ा तो रहे कर रहे हैं, ऑलरेडी टीचर तो ही है हम, लेकिन टीचर के अलावा हम तुम्हारा वो काम किए हैं। हम पहले ऑफिसर बनने के चक्कर में थे, जब सोचे कि दिक्कत में आ रहे हैं तो दूसरी साइड में तनी अपने को मोड़ ली। हाँ, क्या लिखा है? नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इनके विषय में थोड़ी थोड़ी संक्षेप में जानकारी देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां जान लेना है आप, ये प्रबलता का घटता क्रम है चारों का, प्रबलता का घटता क्रम है, घटता क्रम। सबसे प्रबल बल यो आता है एग्जामों में, सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल, उससे कमजोर, उससे कमजोर और सबसे कमजोर। बताइए, इतना कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन फिर भी एक पिंड एक दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, लेकिन बड़ा कमजोर है ये, ठीक। कमजोर क्या है बताएंगे, पढ़ा रहे हैं ना इसको, इन्हीं को तो विस्तार करेंगे, इन्हीं को विस्तार करेंगे, इनको संक्षेप में बताएंगे मानदंड के अनुसार। इनको बताएंगे, इनको पूरा एक पीरियड 1 घंटे में बताएंगे इसको। हाँ, 1 घंटा लगेगा एक पीरियड इन्हीं को समझाने में, ठीक। तो वही तो मैंने कहा बेटा, जहाँ ज्यादा रुकना है हमारा, जहाँ ज्यादा काम है जहाँ, तो वहाँ ज्यादा समय देंगे, और जहाँ कम काम रहेगा कम समय देंगे, ठीक ना। ये तो दुनिया की रीति है ना, नहीं है तब तो वही बात है, जहाँ यहाँ ज्यादा काम होगा तो ज्यादा समय देंगे, कम काम होगा तो कम समय देंगे, ठीक। हाँ, तो अब एक काम करो, अब इतना तो आप जान गए, सबसे प्रबल बल, उससे कमजोर, उससे कमजोर, इससे कमजोर। अब देखो बेटा, है जितने लोग पढ़ने वाले हैं लगभग इसको जनरली कुछ जानते हैं आप लोग, लेकिन इनके विषय में ओरिजिनलिटी नहीं जानते आप, ठीक ना। हम ओरिजिनलिटी से अवगत आपको करा रहे हैं कि है क्या, ठीक। हाँ, लेकिन इनको तो जनरली लेकिन इनको भी आप असलियत से नहीं जानते आप,
आप लोग, क्योंकि विद्यार्थी हो ना, अभी कहाँ उतना पढ़े हो, अभी किताब उताब पढ़ लिए, डिग्री ले लिए, चले आए, थोड़ा बहुत पढ़ लिए। अभी लड़का हो, बुझिए कहाँ उतनी है बुद्धि, अभी थोड़ा डेवलप करने से न होगी। हाँ, तो पहले थोड़ा सा कुछ लिख लिया जाए। हाँ, तो इनको शुरू किया जाए। हाँ चलिए लिखे। हाँ फोर्स में लिखे। बल वह वाह्य कारक होता है, बल वह वाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगने पर, जो किसी वस्तु पर लगने पर या तो उसको विस्थापित कर देता है, या तो उसको विस्थापित कर देता है, या विस्थापित करने का प्रयास करता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और यम के यस पद्धति में, यम के यस पद्धति में kg यम प्रति सेकंड स्क्वायर, kg यम प्रति सेकंड स्क्वायर और सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है, सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है। सीजीएस प्रणाली में डाइन होता है। हो गया। नीचे से लिखिए, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हाँ पहला लिखे संपर्क बल। ये फिजिक्स पढ़ा लेते हैं ना, तो प्रौद्योगिकी का कुछ पार्ट है उनको पढ़ा देते हैं जो मेन ओन में आता है। देखो हमने बताया ना कि कुछ आइडिया आपको बता के कुछ नोट बनवा देते हैं, कुछ नोट वहाँ से मिल भी जाएगा है प्रौद्योगिकी का, हाँ उसको कुछ ले लेंगे, कुछ हम लिखवा देते हैं, उसका सिस्टम जनरली बता देते हैं और लिखने का तरीका आप अपने डेवलप करेंगे मेन के लिए। ठीक, तो फिजिक्स वाला पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद जो प्रौद्योगिकी का बचता है उसको जब पढ़ा लेते हैं तो तब नए सिरे से फिर आते हैं। ठीक ठीक ना, तो जो पहले से पढ़ रहे हैं वो निकल जाएंगे, रहेंगे हमारे साथ ही, ऐसा नहीं है, छोड़ने उनको छोड़ना नहीं है ना, नहीं, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो निकल जाएंगे, एक बात कह रहे हैं, और जो नए वाले आएंगे तो उनको ले जाएगा और आगे। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी ऐसा तुमको हम बता देंगे ना कि पूरी किताबिया इंडिकेट करने लगेगा। हम लिखे हैं, हम हूँ ना, हम जानते ना है बेटा, हम भी तो कम किए हैं। हाँ हाँ, ऐसा बता देंगे ना कि पूरी किताबिया इंडिकेट करने लगेगा आपका। हाँ हाँ, बड़ा पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा देंगे ना, हम पढ़ा देंगे, बिल्कुल पढ़ा देंगे। हम ऐसा पढ़ा देंगे कि वो जो इन लोग नोटवा देंगे, इनकी देख लेना ना कि हमारे में उनके में क्या अंतर है। नोटवा लोग देंगे ना,
टेक्नोलॉजी का, वो नोटवा देख लेना, हमारा मिला लेना, आज जो आता है परीक्षा में वो देख लेना। हम कह तो रहे हैं, हम भी तो दिए हैं। हाँ, तब क्या लिखा? तुम लोग कुल हमसे पूछ लेते हो तो तब पढ़ते हो। अब कुल टीचर के साथ करते हो कि हमारे ही साथ ही कुल करते हो, हमारे ही साथ शेयर करते हो कुल बात है, और दूसरे टीचर से नहीं ना। क्या करते हैं दूसरे टीचर लोग? डांट के बैठा देते हैं। हाँ हाँ, तब हाँ हाँ, दूसरे टीचर क्यों बैठाएंगे? सभी लोग तो ठीक ही ठाक लगते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, ये श्रीवास्तव सर ढेर पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा। इनका ढेर आता भी है, इनका ज़्यादा आता भी तो है ना। इनका 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक हम देख रहे हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनसे ज़्यादा जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। देखे हो ना, अभी अब पीछे वाला साल किए थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और आप पोल्ट्री से भी था, पोल्ट्री से भी था कुछ। हाँ हाँ, चलिए संपर्क बल लिखे बेटा, लिखे। इस प्रकार के बल में बल उत्पन्न करने वाला कारक, इस प्रकार के बल में बल उत्पन्न करने वाला कारक, बल उत्पन्न करने वाला कारक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। जैसे किसी आदमी द्वारा पत्थर को उठाना, आंधी द्वारा पेड़ को गिरा देना, आंधी द्वारा पेड़ को गिरा देना, दो पहलवान का आपस में कुश्ती लड़ना, आपस में कुश्ती लड़ना, यह बल किसी जीव द्वारा जीव पर, यह बल किसी जीव द्वारा जीव पर, किसी जीव द्वारा निर्जीव वस्तु पर, किसी निकाय द्वारा निकाय पर लगाया जाता है, लगाया जाता है। अब कोनो निर्जीव कोनो वस्तु है, कोनो किसी चीज को यंत्र से उठा लिए तो एक निकाय हो गया जो यंत्र है। हाँ, किसी चीज को उठा लिया तो निकाय द्वारा निकाय से उठा लिया। हाँ, निकाय द्वारा निकाय पर लगाया जाता है। अब लिखे असंपर्क बल। हाँ, घर्षण बल अभी अलग से ऐसे आगे बढ़ाएंगे। घर्षण बल देखिए दशा के अनुसार उत्पन्न होता है, दशा के, ठीक। अब बता रहे हैं ना आपको बेटा, वो कई टाइप है ना इसमें, मुख्यतः तो ये 2 हैं, इनमें से वो निकलते हैं ना, तो मुख्यतः तो 2 है ना, इनमें से वो निकलते हैं को। तो है गुरुत्वाकर्षण बल जब पढ़ा ले रहे हैं तो ये हम अभी बता रहे हैं, इसके बाद कौन बल और आपको इम्पोर्टेंट इनके साथ पढ़ाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाएंगे, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल पढ़ाएंगे, तो घर्षण बल पढ़ाएंगे, उत्प्लवन बल पढ़ाएंगे, इसके साथ है गुरुत्वाकर्षण बल के बाद। और उसके बाद जो बचता है और यांत्रिकी में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको भी बताएंगे। अब तुम लोग से हम बात नहीं करने को, जल्दी करो।
असंपर्क बल। लिखे इस प्रकार के बल में, इस प्रकार के बल में बल उत्पन्न करने वाला कारक, बल उत्पन्न करने वाला कारक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। इसमें प्रकृति के 4 आधारभूत बल आते हैं। प्रकृति के 4 आधारभूत बल आते हैं। जिसके प्रबलता का घटता क्रम इस प्रकार है, जिसके प्रबलता का घटता क्रम इस प्रकार है। का घटता क्रम इस प्रकार है। हाँ, इसको बनाइए, इसको लिखिए। नाभिकीय बल, विद्युत चुंबक। अभी एक एक हेडिंग बना करके थोड़ा थोड़ी जानकारी देंगे, इसका विस्तार करेंगे। इनको लिखिए पहले। आज प्रबलता का घटता क्रम बताइए। नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और गुरुत्वाकर्षण बल। हो गया? हेडिंग बनाइए। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स याद देखिए, यह नाभिकीय बल जो होता है ये परमाणु है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। यह बल जो होता है प्रोटॉन टू प्रोटॉन के बीच, यहाँ देखिए, यह बल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। यह लगातार सूक्ष्म रूप से काम करता रहता है। समझ रहे हैं आप? इसको कहा जाता है नाभिकीय बल। क्या कहा जाता है? जब भारी नाभिक होते हैं तो उनको तोड़ा जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो ये सब टूटते हैं। हाँ, और टूटते हैं तो ऊर्जा निकलती है, हैं? और उस ऊर्जा से कोई कार्य हम करते हैं। ठीक, तो आप इतना जानिए, यह नाभिकीय बल कहाँ उत्पन्न होता है? परमाणु के नाभिक में। किसके किसके प्रति? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। इसका रेंज जो है, प्रबलता तो बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन इसकी जो दूरी रेंज वाली होती है ये बहुत कम होती है, 10⁻⁻15 के करीब में होती है। तभी यह एडजस्ट होकर के इसी में रहते हैं। ठीक है? हाँ, तो नाभिकीय बल के विषय में इतनी जानकारी लीजिए। ठीक है? लिखिए, यह बल परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच उत्पन्न होते हैं, और यह पाई मीसोन कणों के माध्यम से कार्य करते हैं। पाई मीसोन कण,
इसको हम आपको देंगे इसकी जानकारी, ठीक है। ये एटॉमिक फिजिक्स बढ़ाएंगे तो आपको जानकारी देंगे इसकी। अब बाई मिसोन की जानकारी कह रहे हैं, हम आपको देंगे। आप अभी संतोष करिए, हम यहाँ नहीं बोल सकते। वही हम कह रहे हैं बेटा, जहाँ देना है हम आपको बिना कहे सुने देंगे। ये एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाएंगे तो यह एक जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, उसी तरह से एक मूल कण होता है पाई मिसोन। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद पाई मिसोन कणों के माध्यम से कार्य करते हैं, दोनों के बीच में, इनके सबके बीच में। इनको कौन खोजा, इनकी प्रकृति क्या है, ये सब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाएंगे तो पहले इनकी सब हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। हमने बताया कि ये कई जगह कुल नहीं बता सकते, जो आप जानते हैं जानते रहिए। हाँ, जो हम देते हैं उसको लीजिए, जो एब्जॉर्ब करिए। हो गया। इसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें दो तरह के बल आते हैं, इसीलिए इसका विद्युत चुंबक दो है ना। हाँ, एक विद्युत बल आता है, एक चुंबकीय बल आता है। चुंबकीय बल आता है, ठीक ना। हाँ, एक मैग्नेट आता है, एक विद्युत वाला। विद्युत जो बल होता है, हाँ, ये फ्रैंकलिन ने बताया था पहले, बहुत पहले। विद्युत आपको पढ़ाएंगे, बिजली पढ़ाएंगे आपको, ठीक। हाँ, तो इन्होंने ये विद्युत जो उत्पन्न होती है, यह प्लस और माइनस आवेश दोनों के बीच में आकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। तो यह बल जो होता है, विद्युत बल जो होता है, ये प्लस और माइनस माने जो आवेश होते हैं, दो आवेशों के बीच होता है। विपरीत आवेश, हाँ, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ, एक ही तरह का आवेश जो होता है, हाँ, वो दूसरे में विकर्षण करते हैं, समझ रहे। तो इसमें दो तरह के बल दिखने को मिलता है, एक स्थिर विद्युत बल, स्थिर, एक होता है अस्थिर, समझ रहे हैं। और जब स्थिर विद्युत बल उसे कहते हैं, बल कहते हैं जिसमें बल उत्पन्न करने वाला कारक, समझ रहे हैं, स्थिर रहता है। इसी के कारण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है ना। अच्छा, इसी कारण जो है यह प्रोटॉन जो होते हैं, यह प्रोटॉन निकल करके, समझ रहे हैं, नाभिक से बाहर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि किस बल में जुड़े रहते हैं, स्थिर विद्युत बल में। एक होता है कि आकर्षण बल होगा, लेकिन उस आकर्षण बल के कारण, हाँ, जो आवेश होगा, आवेशों के बीच में बल अस्थिर होगा। और जब बल अस्थिर होगा आवेशों के बीच, तो यह जो होता है, यह अस्थिर विद्युत बल कहलाता है। और यह फोटॉन मूल कणों के माध्यम से कार्य करता है, फोटॉन मूल कणों के माध्यम से। इसकी भी बात मैं वहीं करूंगा आपसे, फोटॉन की भी बात मैं करूंगा एक जगह। ये सब एक ही जगह बात करेंगे, पाई मिसान, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सबकी बात में एक जगह करेंगे आपसे। हाँ। ना बेटा, कहीं कहीं देखिए, कहीं लगाव है सबका, तो लगाव को हम इनरोल नहीं करते, इग्नोर नहीं कर सकते ना उसको हम। कहीं कहीं लगाव है तो कुछ आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तब वो ठीक है, तब हमको तो बताना ही है। हाँ, कहीं कहीं लगाव है किसी का। तो ये फोटॉन मूल कणों के माध्यम से कार्य करते हैं, और इन्हीं के कारण विद्युत चुंबकीय किरणें बनती हैं। लिखा है ना, विद्युत
आज चुंबकीय किरणों जो है इन्हीं फोटान मूल कणों से बनती है। विद्युत चुंबकीय किरणों की संख्या 13 है। ये 13 का नाम मैं लिखाऊंगा, लेकिन फिर यहाँ नहीं लिखाएंगे, यहाँ कुछ नहीं। एक पढ़ाएंगे तरंगत, वही में बताएंगे, हाँ उसी में लिखाएंगे। हमारा हर एक चीज पहले से प्रिस्क्राइब्ड है कि कहाँ किसको क्या देना है। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे मन से हम नहीं पढ़ाएंगे। तुम ही पढ़ा रहे हो ये कि तुम्हारे मन से हम पढ़ाएंगे? हाँ, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। तो देखो, ये फोटान मूल कणों के माध्यम से ही कार्य करते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इसी सिस्टम में होता है। ठीक है, अब देखिए, यह है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, यह चुंबकीय बल जो होता है यह मैग्नेट के कारण होता है। मैग्नेटाइट आयत सुना है लोहे का, मैग्नेट के कारण उत्पन्न होता है, चुंबक के कारण। और जो चुंबक होते हैं वह चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। और दोनों ध्रुवों पर जो चुंबकीय बल होता है सबसे अधिक होता है चुंबक में, मैग्नेट में। और दो चुंबकों के ठीक बीच में चुंबकीय स्थिति 0 होती है। लेकिन सबसे कम चुंबकीय बल 2 चुंबकों के ठीक बीच से थोड़ा सा इधर उधर, यह चुंबकीय बल सबसे कम होता है। आज 2 चुंबक जो दो ध्रुवों के ठीक बीचों बीच चुंबकीय बल 0 होता है। क्या होता है? और थोड़ा सा हट गए दोनों ओर तो सबसे न्यूनतम चुंबकीय बल होता है। यदि एक चुंबक को तोड़ दिया जाए तो फिर वह डबल चुंबक बन जाता है। इसको तोड़ दिए तो 2 हो गया, 2 हो गया। और फिर यहाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुव हो जाता है। फिर धोखा हो गया, धोखा हो जा रहा है। अच्छा देखो, तो अगर किसी कहता है कि यदि एक किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए, किसी चुंबक को तोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से उसकी चुंबकीय स्थिति क्या होगी? चुंबकीय स्थिति कुछ नहीं होगी। चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे बस, फिर 2 चुंबक बन जाएगा। और जो कच्चा चुंबक होता है, जो कच्चा चुंबक लोहे से बनाया जाता है। अब देखो, हम कुल पढ़ा रहे हैं तो कुल लिखेबे नहीं करते, तो भी मत कहना कि कुछ बतेबे नहीं किए, समझ रहे हो? तो देखो, ये चुंबक जो कच्चा चुंबक बनता है किसी काम के लिए तो ये लोहे का बनता है। एक अस्थायी चुंबक होता है तो वह स्टील का बनता है। और किस स्टील से बनता है? एक लिखाए थे, स्टील पढ़ाए थे ना, कौन सा स्टील था? हाँ, नहीं, चुंबक किससे बनाए जाते हैं? किस स्टील से? हाँ ना, आप पढ़ने पर लिखाए तो हैं, लिखाए होंगे जरूर, क्योंकि जब पॉइंट आता है तो हम याद आ जाता है तुरंत, सेंसिटिव पॉइंट। हाँ, कौन स्टील है? टंगस्टन स्टील होगा। हाँ, टंगस्टन स्टील होगा, उसी से स्प्रिंग और चुंबक बनता है। तो अस्थायी चुंबक जो होता है टंगस्टन स्टील, टंगस्टन तो नहीं पूछता है, स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक, अगर पूछ दिया तो टंगस्टन स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, वो कच्चा होता है, लोहे वाला चुंबक होता है, रेडियो वाला। ये बड़ी बड़ी मशीनरी जो लगती हैं उनमें स्टील वाला लगाते हैं लोग, अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है। कच्चा प्रारूप वाला चुंबक किसे बनाया जाता है? लोहे से बनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों की हमारी आवश्यकता है, दोनों की हमारी आवश्यकताएं हैं। अब आप जानिए, कुछ ऐसे चुंबक का ऐसा गुण होता है कि कुछ वस्तुओं को ज्यादा खींचता है, समझ रहे हैं, किसी को कम खींचता है। ठीक है ना? किसी को बहुत नाम मात्र का खींचता है। यही आपके पितबिया में लिखा हुआ है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय
उसमें आपको याद करना रहता है कि कौन अनचुंबकीय में आएगा, कौन अनुचुंबकीय में आएगा। एक लाइन लिखा रहता है कि ऐसा चुंबक, ऐसा वस्तु जो चुंबक के प्रति कम आकर्षक हैं उनको ये कहा जाता है। ऐसा वस्तु जो चुंबक के प्रति ज्यादा आकर्षण है, समझ रहे हैं, उनको इन में रखा। 3 क्वालिटी का होता है, तो ये तीनों क्वालिटी का एग्जाम्पल आपके किताब में लिखा हुआ है। ठीक। आज चुंबक जो है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया पहले का पता नहीं किसका नाम है, किसी देश का, उधर है यूरोप के तरफ, हाँ वहीं से पाए गए। ये मैग्नेट हैं, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटाइट हैं। क्या नाम है, लोहे का अयस्क। असली पूछे तो चुंबक वहीं से बनता है, उसी को चुंबक कहा ही जाता है, मैग्नेट, मैग्नेटाइट, उसका यही फार्मूला है, Fe3O4। समझ रहे हैं, मैग्नेटाइट। क्या नाम है, मैग्नेटाइट लिखा है तो ना आपको, अयस्क नहीं लिखाए हैं, मैग्नेटाइट, टाइडो नहीं, टाइट। तुम नहीं पढ़ो ना, ये लोगों को लिखाए हैं मैग्नेटाइट, सीधे राइट, एमीटाइट नहीं लिखा है, लिखाए हैं तुम भाई। 2 दिन पाए हो तो 2 दिन से चल रहा है, ये 4 अप्रैल से चल रहा है क्लास। हमने कहा कि वो बरसात आ जाएगी, बरसातों बीत गया, ठंडा लग रहा है कि आज ठंडा आ जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, इन लोगों को बताए कि पूरी गर्मी बीत जाएगी, बरसात आ जाएगा, हाँ ठंडी भी आ रही है, हाँ तब जाके ठंडी में लग रहा है कि समाप्त हो पाएगा। ना ही हम प्रयास कर रहे हैं इस महीने के लास्ट अब कुछ थोड़ा सा उधर जाने में प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से। देखिए तो क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक, पहले इनको लिखे बता रहे हैं आप, चलिए लिखिए। लिखिए, यह बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल। लिखिए यह 2 आवेशों के बीच कार्य करता है। विपरीत आवेश आकर्षण में आते हैं, विपरीत आवेश आकर्षण में आते हैं, आवेश आकर्षण में आते हैं, और एक ही प्रकार के आवेश विकर्षण में आते हैं। विकर्षण में आते हैं। और जब आवेशों के बीच बल स्थिर रहता है, जब आवेशों के बीच बल स्थिर रहता है तो उसे स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। जैसे प्रोटॉन के बीच बल कार्य करता है, प्रोटॉन के बीच बल कार्य करता है, लेकिन विकर्षण के बावजूद भी
नाभिक में स्थिर रहते हैं। विकर्षण के बावजूद भी नाभिक में स्थिर रहते हैं। बल स्थिर रहते हैं। स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार जब आवेशों के बीच बल अस्थिर होता है जब बल अस्थिर रहता है अर्थात गति में रहता है अस्थिर रहता है अर्थात गति में रहता है तो उसे अस्थिर विद्युत बल कहा जाता है। अस्थिर विद्युत बल कहा जाता है। यह फोटॉन मूल कणों के माध्यम से कार्य करता है और किरणों का निर्माण करता है।